शब्दों में क्या किया गया है पंडित जी? कलिंग और गंगा शब्द में दोनों में क्या दिखाई देता है? आपको क्या दिखलाई पड़ता है भाई? है दोनों में क्या दिखलाई पड़ रहा है? बोलो, दोनों में क्या दिखलाई पड़ रहा है? अरे दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? स्वस्य। हाँ, वाक्यार्थ है। वाक्यार्थ में अन्वय सिद्ध, ये परस्य और अन्वय सिद्धि मतलब स्व अन्वय सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं अभी तो। किसके लिए? बोले परस्य अन्वय सिद्धि, वाक्यार्थ में पर अन्वय की सिद्धि के लिए स्वस्य अर्पणम, अपने अर्थ का अर्पण कर रहे हैं। ठीक है ना? उसी को क्या कहा जाता है? लक्षण लक्षणा, इसीलिए उसको लक्षण लक्षणा कहा गया है। बात समझ में आ गई? वही कह रहा है ना, जो हुई पुरुष तटजो हो वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध ये कलिंग गंगा शब्द आत्मान वर्पयन्तः। कलिंग और गंगा शब्द अपने आत्मा अर्थात स्वार्थ का त्याग कर रहे हैं, उसका अर्पण कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? पर अन्वय की सिद्धि, अर्थात पुरुष का और तट का साहसिक और घोष के साथ अन्वय हो पाए। बात समझ में आ गई? और वाक्यार्थ बोध हो पाए, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चल रहे था बात। एक उदाहरण और दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रजा भवतः परम विदधीत दृशमेव सदा सखे सुखितम स्व ततः शरदाम सदम। कोई मित्र है, एक मित्र, अच्छा कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है, अपने किसी धूर्त कुटिल ऐसे अपने किसी मित्र से उसके विषय में चर्चा कर रहा है, उसके विषय में कह रहा है वो। अब देखिए, लक्षणा का मतलब ही क्या? लक्षणा का मतलब ही है ना कि हम मुख्य अर्थ का बाध करके अन्य अर्थ की प्रतीति करा, वही तो लक्षण है पंडित, है ना? तो वही यहाँ कर रहा है। वो क्या कर रहा है देखिए, तो उससे बतला रहे, कह रहे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते जनता प्रथिता भवतः परम। बोले आपके इस उपकार के विषय में तो कहा ही क्या जाए, है? हे मित्र भवता बहु उपकृतम, है? हे मित्र, हे, आपने ये देखो नीचे लिखा है ना, अनवय लिखा दो। हे सखे, हे मित्र, आपने क्या किया है पंडित जी? आपने भवता बहु उपकृतम, आपने बहुत उपकार किया है? उसका तो सुजनता परम प्रथिता है, और उसका क्या किया आपने? अत्यंत सज्जनता से उसको परम प्रथिता, प्रथिता मतलब उसको फैलाया है, उसको वितरित किया चारों तरफ अपनी कीर्ति को। आपकी जो ऐसा जो आपका अच्छी कार्य करने की जो आपका सौहार्द है, ये जो आपका सौजन्य है, चारों तरफ फैला हुआ है, आपकी कीर्ति दिग दिगांतर में फैली हुई है। समझ नहीं बात? कह रहे तत्र किम उच्यते, उसके विषय में तो कहा ही क्या जाए, है? उसका तो कह नहीं क्या। बात समझ नहीं? कह रहे ईदृशमेव सदा विदधीत, और आप इसी प्रकार से कार्य करते हुए क्या करें? ततः शरदाम शतम सुखितम आस्व, इसी प्रकार से कार्य करते हुए आप कितने वर्ष तक जिए? कितने वर्ष तक जिए? इसी प्रकार से 100 वर्ष तक जिए, है ना? अब देखिए, उसका इस प्रकार से उपकृतम, उपकृत का आप विपरीत कर लीजिए। उपकृत कहने का मतलब उसका ये नहीं है, अर्थात आप जो धूर्तता कर रहे हैं ना, आप ऐसा गंदा कार्य कर रहे हैं। हाँ, कुछ बोल रहे क्या कोई? कोई दिक्कत है किसी को? किसी की तरफ अनम्यूट है महोदय, है? कोई गलती से अनम्यूट कर दिया है शायद। जी मेरा चलिए, तो वही कह रहे हैं उपकृतम तत्र भवता। अभी उपकृत इत्यादि का विपरीत ले लीजिए। उपकृत का मतलब आप क्या लेंगे? उपकृत का मतलब किसी पे उपकार किया गया। सुजनता का अर्थ क्या लेंगे? है? दोनों का विपरीत कर लीजिए। सुजनता का मतलब सज्जनता होगा, उपकृत का क्या कर लीजिए? अपकृत कर दीजिए, है? सुजनता का क्या कर दीजिए? दुर्जनता कर दीजिए। क्या आप ऐसे ही कार्य करते करते आपका जो ये अपकार है, अपकार युक्त कार्य, और आपकी जो दुर्जनता है, परम प्रथिता, उसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा ही करते, मतलब हम भी करते हैं ना, ऐसा टोन के द्वारा करते हैं ना किसी से, नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कोई दुष्ट व्यक्ति है, उससे विवाद करने की अपेक्षा हम क्या करते हैं? उसकी बड़ाई करने लग जाते हैं ना, कह रहे नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी पता है हमें कि सामने वाले से यदि उसकी बुराई करेंगे, उससे कहेंगे भाई ये गलत कर रहे हो, तुम ये सुधार लो, तो हमसे झगड़ा करेगा। तो हम क्या करते हैं? बोले अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चारों तरफ आपका यश है, सब लोग आपके विषय में चर्चा करते हैं, आप ऐसा करते हो 100 वर्ष तक जी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ मुख्य अर्थ जो उपकृत है, उसका मुख्य अर्थ क्या है? अच्छा कार्य करना,
है, उसका बाद करके आप किसको द्योतित कर रहे हैं? अपकृत अपकृत शब्द को, है ना। और एक लक्ष्यार्थी है आपका, ऐसी सुजनता क्या है, मुख्य अर्थ उसका बात करके आप दुर्जन इत्यादि शब्दों को इतना यहाँ पे कर रहे हैं आप। बात समझ में आ गई? वही बता रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए क्या कह रहे हैं ग्रंथकार। कह रहे अत्र अपकारादीनां वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये उपकृतादयः शब्दाः आत्मानम् अर्पयन्ति। यहाँ पर अपकार आदि जो आपके हैं उनके साथ वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए, है ना, उपकृत आदि शब्द अपने अर्थ का त्याग करते हैं। वही बात बता रहे हैं जो मैं बता रहा था अभी आपको कि पंडित जी, जी वही बात तो बताई उन्होंने, जी है ना। अपकार आदि जो शब्द हैं वो अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, वाक्यार्थ बोध कराने के लिए आपके अपने स्वरूप का जो अपकृत आदि शब्द है, उपकृत आदि उसका मुख्य अर्थ का त्याग करते हैं। ठीक है, अपकारिणम प्रत्युत प्रत्युपकारादि प्रतिपादनात् मुख्यार्थवाद वैपरीत्य लक्षण संबंध फलमपकारादिशयः इयमेव जहत् स्वार्थ इति उच्यते। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कह रहे अपकारी के प्रति, अपकारिणम प्रति, अपकारी के प्रति जो अपकार करने वाला है उसके प्रति उपकार आदि का क्या करना, प्रतिपादनात् प्रतिपादन करने के, प्रतिपादन से, प्रतिपादन के द्वारा मुख्यार्थ क्या होता है, बाद। ठीक है, मुख्यार्थ बाद है। और क्या है बोले, वैपरीत्य लक्षण संबंध, और दोनों का संबंध कैसा है, वैपरीत्य संबंध है। कैसा संबंध है? वैपरीत्य लक्षण संबंध। कह रहे हैं हाँ, बोले हाँ, ठीक है। और कह रहे अपकार, उसका प्रयोजन क्या है, तो कह रहे फलम अपि अपकारातिशय, बोले उस अपकार का फल भी क्या है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति उसका फल है। ठीक है, तो उसमें अतिशयता की ज्ञान हो रहा है, अतिशयोक्ति का ज्ञान हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है पंडित जी? अरे जो अपने अर्थ का त्याग करके अन्य अर्थ का ग्रह वो कराए उसको क्या कहा जाता है? जहाँ स्वार्थ, स्वार्थ का त्याग करके, है ना। हाँ, यही बात है। कह रहे आरोप अध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम तापि दुधा। अब ये जो आपने 4 भेद कर लिए थे ना इसके, है ना, 4 भेद जो कर लिए थे, सबसे पहले कौन से आपके, रूढ़ी और प्रयोजनवती। अब उस रूढ़ी के आपने 2 भेद किए थे, कौन से? उपादान और उपादान लक्षण लक्षण लक्षणा उपादान और लक्षण। लक्षण ऐसे ही लक्षण प्रयोजनवती के उपादान और लक्षण। जी अब इसमें जो आपने भेद किए 4 हो गए ना, रूढ़ी उपादान लक्षण और रूढ़ी लक्षण लक्षण, प्रयोजनवती उपादान लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण लक्षण। अब कह रहे आरोप अध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम तापि द्विधा। अब प्रत्येक के 2 भेद और कर लीजिए पंडित जी आप। कौन से? आरोप और आरोप सारोप और, अरे सारोप और साध्यवसान। आरोप और अध्यवसान का मतलब ही है सारोप और साध्यवसाना वसाना नहीं होता, वसाना। यहाँ समझे शुद्धा बाबू? गौरी गौरी के भेद नहीं होते ना भैया, वैसे उसमें शुद्धा गौरी भी दिखाते हैं। मम्मट जी शुद्धा गौरी अब बताते जो हैं, आएगा वो यहाँ शुद्धा आगे आएगा। अरे यार अच्छा बीच में ये सब पंचायती मत खोला करो, ये सब जब ग्रंथ पढ़ोगे अपने आप समझ में आता चला जाएगा। आप पढ़े हो पूर्व में, ठीक है, आपको समझ में आएगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको क्या समझ में आएगा? वो और उलझ के रह जाएगा, 10-5 मिनट सुनेगा हमारी आपकी पंचायती को छोड़ के चला जाएगा, वो समझ में ही नहीं आएगा उसको। एक तरफ से क्लियर होने दो ना सारी चीजों को, जब उसको एक तरफ एक रास्ते पे जब चलना सीख जाएगा एक व्यक्ति, जब वो यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता एक तरफ जाना सीख गया, तो उसको जब वो 50 एक बार जाएगा आएगा तो अपने आप पता पड़ जाएगा कि बीच बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं। और पहली दिल्ली कलकत्ता में 50 स्टेशन पड़ते हैं, उन पर उतर उतर के देखने लग जाएगा, पहुंचेगा कलकत्ता कभी जिंदगी में। दिल्ली से यदि मुंबई जाना है आपको, दिल्ली से मुंबई जाना है और बीच में 50 स्टेशन पड़ते हैं, 50 नहीं चलो 10 पड़ते हैं, मैं कह रहा हूँ है। और आपको क्या रात तक दिल्ली मुंबई पहुंचना है या कल तक मुंबई पहुंचना है, प्रत्येक स्टेशन पर उतर उतर के देखो कि ये स्टेशन कहाँ जाता है, ये स्टेशन कहाँ जाता है। पहुंच पाओगे कल तक मुंबई? बिल्कुल ना पहुंच पाओगे। है कि यहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन मिलती है, यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। जब उसी रूट पे 4-5 बार जा लोगे, 8-10 चक्कर आपके लग जाएंगे उसी रूट पे, तो अपने आप पता पड़ जाएगा कौन सी ट्रेन कहाँ से कितने से मिलती है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही एक ग्रंथ में पहले पारंगत होने दो, उनको एक ग्रंथ को पूरा होने दो, उसके बाद अग्रिम की चर्चा करो ना। प्रारंभिक कक्षा है, प्रौढ़ कक्षा नहीं है बच्चा। चलो।
मुझे आपसे ज्यादा आनंद आता है इन विषयों पर चर्चा करने में कि एक ग्रंथ की सारी चीजें अन्य ग्रंथों की एक जगह चर्चा करने में, समझे? लेकिन अभी नहीं उसको चर्चा करना है ना। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, आरोप अध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम तापी द्विधा। अब वो सारोप और साध्यवसाना के भेद से वो कितने प्रकार की हो जाती है पंडित जी? 2 प्रकार की और हो जाती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे पंडित ये बताइए भैया कि सारूप और साध्यवसाना को हम जानेंगे कैसे? कौन सारूप और कौन साध्यवसाना? प्रश्न होगा नहीं होगा आपका? जी सर। अरे प्रश्न होगा कि नहीं होगा? वही कह रहे हैं, ताहा पूर्वोक्ता चतुर्भेद लक्षणा। अन्यथा मत लिया कहिए, क्योंकि देखिए असल में ऐसा है कि हमें सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, जी महोदय। सारे अभी यदि 50-30 लोग 50 लोग जो भी हैं यहाँ पे, उन सबको साथ में हमें लेके चलना है। एक व्यक्ति पे या 3 व्यक्तियों पे केंद्रित होकर नहीं चल सकते ना। पूछा और हाँ, आगे आएगा ही। वो आप बाद में चर्चा कर सकते हैं, उसकी कक्षा के बाद में हम चर्चा कर सकते हैं उस पर। यदि आपको स्पेसिफिक चर्चा करनी है तो बाद में कर सकते हैं उसकी चर्चा, है ना। और पाठ्येतर हो जाता है ना, विषयेतर चला जाता है विषय। चलो, तो वही कह रहे हैं पूर्वोक्ता चतुर्भेद लक्षणा। उसमें साथ ही में आ जाता है ना, इसमें आया नहीं इसलिए बोल दिए भैया। अब नहीं अरे आएगा, जो आएगा सामने आएगा, अब नहीं आएगा तो अब बाद में देखा जाएगा, अलग तरीके से देखा जाएगा उसको। जो आ रहा है उसको पढ़ते चले जाओ एक तरफ से। अरे विषयस्य अनिगीर्णस्य, समझिएगा ध्यान से, विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत, अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपास्यात्। बोले सारोपा, आपने पूछा था ना, प्रश्न किया था ना भैया सारोपा क्या है और साध्यवसाना क्या, वो तो बताओ, मैं भी दोनों का भेद करके बताओ, है? तो वही बता रहे हैं, सारोपा का लक्षण बता रहा है सबसे पहले, है ना। विषयी के द्वारा यत्र, जहां पर अनिगीर्णस्य विषयस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत सा स्यात् सारोपा। वह कौन है पंडित जी? इतना लक्षण याद रखना बिल्कुल। यत्र, जहां पर अनिगीर्णस्य विषयस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत सा स्यात् सारोपा। इतना पहले दिमाग में बिठा लीजिए। इतनी बात सेट हो गई, इतनी पंक्ति यदि आपके दिमाग में सेट हो गई तो मुझे बताइए, मैं आगे उसका अर्थ करूं। फिर सेट हो गई इतनी पंक्ति? पंक्ति सेट होनी चाहिए दिमाग में, है? अरे सेट हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। अब देखिए, 2 चीजें होती हैं आपके यहाँ पंडित जी, विषय और विषय। इसको हटा दूं मैं यहाँ से भी। 2 चीजें होती हैं आपके यहाँ, विषय और विषय। ध्यान से समझिएगा, विषय और विषयी क्या है? विषय और विषयी दोनों में अंतर जानते हैं? विषय किसे कहते हैं और विषयी किसे कहा जाता है? फटाक से बोलो। अरे उपमान उपमेय है, उपमेय क्या है? विषय। और उपमान क्या कहलाता है पंडित जी? विषयी। विषयी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई इतनी आपको? क्या कहने लगे आगे? विषय विषयी बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी मुझे? तो क्या कह रहे हैं, अनिगीर्ण से। अनिगीर्ण शब्द का अर्थ जानते हैं पंडित जी? निगीर्ण माने निगल लेना, कहते हैं निगीर्ण कर लिया उसको, है? बोलते हैं ना निगीर्ण कर लिया उसको। निगीर्ण माने निगल लेना, है ना, अंतर्निहित कर लेना। और अनिगीर्ण लगा देंगे तो, अनिगीर्ण बोलेंगे तो ना निगलना। न निगलना, अर्थात यानी निगीर्ण का मतलब आप आच्छादित कर लेते हैं। आच्छादित मतलब उससे आवृत्त, आवृत्त कह सकते हैं उसको, है ना। आवृत्त यानी ढका हुआ, है ना, आवरण युक्त। तो अनिगीर्ण का मतलब क्या होगा? अनावृत्त या अनाच्छादित? अनाच्छादित या अनावृत्त, यही होगा ना, न ढका हुआ, यही होगा ना पंडित जी। अब किससे ढका जाए? कोई अरे किसी खाने का सामान थोड़ी ना जो किसी पात्र से ढक दिया जाए उसको। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो हमारे सामने उपमान और उपमेय है। या तो उपमान को उपमेय से ढका जाए या उपमेय को उपमान से आच्छादित किया जाए।
या तो ये बात होगी कि उपमान उपमेय को निकल जाएगा और केवल उपमान उपमान दिखाई देगा, या फिर बात ये होगी कि उपमेय उपमान को निकल जाएगा और केवल उपमेय उपमेय दिखाई देगा। दो ही बातें हो सकती हैं। तो बात है क्या यहाँ पे, वही बता रहा हूँ, है ना। तो अनिकीर्ण शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अनिकीर्णस्य अर्थात ये जो अनाच्छादितस्य, इसका विशेषण है या अनिकीर्ण है? विषय का या विषयी का? बोलो बोलो बेटा। विषय का है ना, हैं? आगे लोग विषय बता रहे, आधे लोग विषय बता रहे। विषय का होगा महोदय, क्योंकि अब विषय का अनिकीर्ण विषय होता है। क्या होता है? अनिकीर्ण कौन होता है? अनिकीर्णस्य षष्ठी है ना बेटा, देखो दोनों में। अनिकीर्णस्य विषयस्य, बात समझ में आ गई? अर्थात जिस विषय को निकीर्ण न किया गया हो, जहां विषय को क्या न किया गया हो, अर्थात आपके उपमेय को निकीर्ण न किया गया हो, अर्थात उसको उसका तिरोभाव उसको आवृत्त न किया गया हो, वह आच्छादित न किया गया हो, जहां पर विषय आपका अनावृत्त हो। बात समझ में आ गई? किसके द्वारा होगा ये निकीर्ण, किसके द्वारा होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, विषयी के द्वारा होगा। इतना तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं। और क्या कराने वाली? बोले विषय से अनिकीर्ण से, विषय को अनिकीर्ण करने वाली, है ना। अनाच्छादित अर्थात विषय का क्या करने, अनाच्छादित ऐसा जो विषय है आपका, अर्थात अनिकीर्ण जो विषय है, उस अनिकीर्ण विषय का अन्य के साथ तादात्म्य की प्रतीति कराने वाली। लगाइएगा अभी दोबारा ध्यान से। अनिकीर्ण विषय की अन्य अर्थात उस विषय से अतिरिक्त के साथ तादात्म्य प्रतीति कराने वाली। अन्य कौन हुआ? विषय से अतिरिक्त कौन हुआ? विषयी। विषय उस विषयी के साथ क्या कराने वाली? तादात्म्य प्रतीति कराने वाली। तादात्म्य प्रतीति क्या है? तादात्म्य क्या है? अभी ये तादात्म्य क्या आया? नया शब्द है। तादात्म्य मतलब अभेद। अभेद प्रतीति कराने वाली कौन है? सॉरी, अभेद कह रहा हूं। हाँ वही, तादात्म्य अभेद की क्या कराने वाली? प्रतीति कराने वाली कौन है? हे पंडित जी? सारूपा लक्षण। हाँ, सारूपा, वही कह रहे हैं ना। अन्यस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत, उसको क्या कहा जाता है? बोलो। सारूपा लक्षण महोदय, सारूपा लक्षण। सारूपा कहा जाता है। अभेद प्रतीति कराने वाली। तादात्म्य प्रतीतिकृत मतलब, तादात्म्य प्रतीति मतलब अभेद, अभेद प्रतीति। अभेद हाँ हाँ, अभी आप उदाहरण दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे तुरंत से। अभी बस लक्षण दिमाग में बैठाओ। अनिकीर्ण विषय अर्थात जो विषय निकीर्ण नहीं हुआ है, अनाच्छादित नहीं हुआ है, ऐसे विषय के साथ विषयी, है ना, ऐसे विषय की विषयी के साथ, षष्ठी है ना, अनिकीर्ण विषय की विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति कराने वाली कौन है? सारूपा है। सारूपा। ठीक है ना। अनिकीर्ण, आप दोबारा समझ लीजिए, अनिकीर्ण विषय की विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति कराने वाली कौन है? सारूपा। और निकीर्णस्य, और निकीर्ण विषय की विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति कराने वाली कौन है? दोनों में अंतर समझ में आ गया? दोनों में अंतर समझ में आ गया? बस निकीर्ण निकीर्ण का अंतर है पंडित। किसका अंतर है? निकीर्ण। दोबारा लिख देता हूं मैं, दोबारा समझ लो। निकीर्ण विषय की, ऐसा नहीं समझाएंगे, देखो ऐसा आपको ये या तो कॉलेज या विश्वविद्यालय में सुनने को मिलेगा ये सब पाठ। ऐसा निकीर्ण विषय की क्या कराने वाली पंडित जी? अन्य अर्थात, अन्य अर्थात विषयी में, विषयी यानी, विषयी यानी उपमान, भूल जाते हो। उपमान नहीं महोदय, उपमान। उपमान के साथ क्या कराने वाली? अभेद प्रतीति कराने वाली, है ना। आप ठीक।
है ना। अभेद यानी तादात्म्य, उसको भी ध्यान रखो, दोनों को तादात्म्य प्रतीति कराने वाली कौन है ऐसी निगीर्ण विषय के साथ? निगीर्ण लिखा है वहां पे मैंने, बताओ कौन है? महोदय साध्यवसाना है। हाँ, साध्यवसाना। और यही अनिगीर्ण आ जाए तो, और अनिगीर्ण विषय आ जाए तो सारूपा। सारूपा। हाँ, सारूपा होगा। अंतर यानी समझ गए, अब अंतर समझ गए आप, अब विषय समझ में आ गया, आप समझ में आ गया ना? जी भैया आ गया। जी। वही कहते, देखिए विषयिणा, है ना, विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य, विषयी के द्वारा अनिगीर्ण विषय का, उसके साथ अनिगीर्ण विषय के साथ विषयी का तादात्म्य प्रतीति कराने वाली कौन है? सारूपा। यही क्या है? रूपक अलंकार से बीजम। यही जो सारूपा है आपकी, यही क्या है? रूपक अलंकार का बीज होती है। बीज है। बात समझ में आ गई? रूपक अलंकार का बीज कौन है? सारूपा है। ठीक है ना। उदाहरण दे रहा है, तो अभी सारूपा आपने जाना, अभी साध्यवसाना को बाद में लाएंगे, वो सारूपा को उठा के लाएंगे। ठीक है, तो सारूपा से आपके दो पहले जो चार भेद से, उनमें अभी क्या भेद करेंगे आप? रूढ़ी उपादान लक्षणा सारूपा, रूढ़ी उपादान सारूपा लक्षणा। ठीक है ना। तो खाली रूढ़ी उपादान का उदाहरण क्या बन रहा था आपका? रूढ़ी उपादान का उदाहरण क्या था, बोलो? कलिंग साहसिका। है जी, दोबारा ध्यान कर लो, देखो। रूढ़ी। रूढ़ी उपादान का लक्षण उदाहरण क्या था आपका? श्वेतो धावती है। हाँ हाँ क्षमा। श्वेतो धावती, भूल गए पंडित जी? है, याद है। श्वेतो धावती, ठीक है ना। रूढ़ी उपादान लक्षणा कई उदाहरण था। अब सारूपा भी हो गई, तो सारूपा का मतलब जहां विषय को विषयी के द्वारा अनिगीर्ण, जहां अनिगीर्ण होता है ना, अनिगीर्ण विषय का विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति कराई जाए, वो क्या है आपकी? सारूपा है। चलिए देखते हैं। तब देखिए, अश्वः श्वेतः धावति, तो यहाँ निगीर्ण है विषय या अनिगीर्ण है, कैसा है? देखो, अनिगीर्ण है। है? अरे विषय अलग है, विषयी अलग है, दोनों अलग है कि नहीं? यहाँ विषय अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपका? बोलो हाँ कि ना। जी जी दिख रहा है। अलग दिखाई दे रहा है ना? जी। हाँ। तो देख लो पंडित जी, वही कह रहे हैं। अश्वः श्वेता धावती, अत्र ही श्वेत गुणवान अश्वः, श्वेत गुण वाला जो अश्व है वो क्या है? अनिगीर्ण स्वरूप। उसका स्वरूप कैसा है? अनिगीर्ण है, अर्थात तो उसको निगीर्ण थोड़ी ना किया गया है विषय के द्वारा, है ना, विषय के द्वारा। तो कह रहे स्व समवेत गुणा तादात्म्येन प्रतीयते, और वह अपने गुण का किसके द्वारा प्रतीति करा रहा है? दोनों में संबंध क्या है? देखो, तादात्म्य प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है दोनों की? अरे अश्व श्वेत दोनों में तादात्म्य प्रतीति हो रही है ना, है ना? जी अभेद प्रतीति हो रही है। जी अभेद प्रतीति हो रही, तो यही क्या है? आरोपा है, यही तो लक्षण था, सारूपा है। यही तो लक्षण था उसका, कि विषयिणा अनिगीर्ण से विषयस्य विषयिणा तादात्म्य प्रतीति कराने वाली, अनिगीर्ण विषय का विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति कराने वाली कौन है? सारूपा। यही तो था आपका पंडित। अब रूढ़ी का हो गया, अब प्रयोजनवती उपादान लक्षणा बता रहे। तो प्रयोजनवती का लक्षण क्या था आपका? प्रयोजनवती उपादान का लक्षण क्या था? वो क्या था उदाहरण पंडित जी? प्रविशंति, अधिगहन, तो प्रयोजन था उसमें, अधिगहन तो जो प्रयोजन था। उपादान क्या था आपका? कि आपने कुंत का आदान किया, पुरुष का आदान कर रहे थे, आप उपादान कर रहे थे, तो बताओ। एते कुंताः प्रविशन्ति अत्र सर्वनाम्ना कुंतधारी पुरुष निर्देशात् सारूपत्वम्। अब देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है, सारूपा कैसे है? तो एते शब्द जो है सर्वनामवाची एते शब्द है, एते शब्द के द्वारा करें अत्र सर्वनामना कुंतधारी पुरुष निर्देशात् सारूपत्वम्। यहाँ पर सर्वनामवाची शब्द के द्वारा किसका आरोप किया? पुरुष का निर्देश किया जा रहा है पंडित जी। किसका निर्देश किया जा रहा है यहाँ पे? पुरुष का। किसके द्वारा? सर्वनामवाची शब्द से। अरे एते, इस सर्वनामवाची शब्द से कुंतधारी पुरुष का निर्देश किया जा रहा है ना, और दोनों का, कि एते कुंताः,
ये कुंता प्रवेश कर रहे हैं, तो दोनों का तादाद में प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। हो रही है। हो रही है। हैं? जी सर। हो रही है ना। हाँ, स्वरूपा हुई। भैया एक बार इस वाले को दोबारा है महोदय जिस वाले पॉइंट को बस क्या? ये जो कुंता महोदय एक बार फिर से बता बताया है, आप वाले को बता दीजिए। कौन से वाले का? कुंता पर विसंति जो बता नीचे वाला। दूसरा वाला, प्रयोजनवती ये देखो। उपादान के सारूपा जी। ये प्रयोजन वाला, ये तो कुंता प्रविशंति। देखो, सामान्य लक्षणा क्या थी आपकी? प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का लक्षण क्या, उदाहरण क्या दे रहे थे आप? कुंता प्रविशंति, कुंता प्रविश अति गहनत्व प्रयोजन है उसमें, ये आपको पता है। आप उपादान कर रहे थे तो पुरुष का उपादान कर रहे थे, उपादान लक्षणा भी थी आपकी, ठीक है। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि प्रयोजनवती कैसे हो गई है, सॉरी सारूपा कैसे हुई है, सारूपा का उदाहरण कैसे बना, क्या इसमें आरोप क्या हुआ, इसमें क्या तादाद में प्रतीति? अरे तादाद में प्रतीति हो जाए, मैं वही तो है हमारे यहाँ क्या है, अनिगीर्ण विषयी का विषयी के साथ यदि तादाद में प्रतीति होती तो सारूपा है। विषय अनिगीर्ण होना चाहिए, उस अनिगीर्ण विषय का विषयी के साथ यदि तादाद में प्रतीति हो जा रही है तो हमारी क्या है, सारूपा है। यही तो है, नहीं तो हमें जानना है बस खाली। अब वो हो कैसे रही तो समझ लो। देखो आपका विषय क्या है, यहाँ पे सबसे पहले विषय पकड़ लो। अनिगीर्ण विषय कौन है, कौन विषय है, बोलिए पंडित जी। कुंता कुंता है? कुंता है। अनिगीर्ण विषय कौन है? अनिगीर्ण महोदय जो है वो कुंता है क्या? हाँ, अनिगीर्ण विषय है, अनिगीर्ण है। अरे ये विषय है या विषयी है, ये बताओ मुझे पहले तो। अब क्या है पुराने पंडित, अब बोलो। कुंता है सर महोदय। विषयी है। है? कुंता विषयी है। कुंता विषयी है तो विषय क्या होगा? नहीं महोदय, कुंता विषय है। और जो विषयी होगा वो तो पुरुष शब्द होगा ना, क्योंकि वो नहीं। अभी आप लोगों में कुछ मतलब वो नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। बोलो पंडित जी। ऐसे होगा वो विशेषण हो जाएगा और पुरुषा जो हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा। क्या दोबारा एक बार। ऐसे होगा वो विशेषण हो जाएगा। ऐसे मतलब ये कुंतधारी के पुरुष हैं, उनके सर्वनाम के बदले में जो प्रयोग किए जा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा ये? उनके संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किए जा रहे हैं सर्वनाम तो विशेषण होगा। अच्छा, फिर तादाद में प्रतीति किसके साथ होगी इसकी? कुंता। देखो, अरे जैसे राम गृहम गच्छति है ना, राम गृहम गच्छति। अब आपको पता है कि राम घर जा रहा है ना, और मुझे भी पता है कि राम घर जा रहा है। तदपि हम पूछते हैं कि कह गृहम गच्छति, तो आप क्या बोलते हो कि सह गृहम गच्छति। अब सह से आपने किसको द्योतित किया? सह ये जो आपका सर्वनामवाची शब्द है, इसके किसको द्योतित किया आपने? राम को। राम को द्योतित किया ना। तो ऐसे यहाँ पे एते शब्द, ये जो सर्वनामवाची है, एतत् शब्द सर्वनामवाची है कि नहीं? इससे किसको द्योतित किया जा रहा है पंडित जी? सर्वनामवाची से पुरुष को द्योतित किया जा रहा है। पुरुष को द्योतित किया जा रहा है ना, है? तो पुरुष क्या है, उस पुरुष का उस कुंत के साथ, वो पुरुष कैसे हैं? खाली हाथ तो नहीं जा रहे हैं, कुंतधारी हैं, तो तादाद में प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही दोनों की? हो रही है भैया। आपके विषय की, अनिगीर्ण विषय की विषयी के साथ तादाद में प्रतीति हुई कि नहीं हुई? बोलो बाबू। जी है? हो रही सर। जी हो रही है ना। तो फिर जी सर। तो सारूपा हुई कि नहीं हुई? तो वही तो बता रहे हैं, वो ये कह रहा है कि अनिगीर्ण विषय की जहां विषय के साथ तादाद में प्रतीति वो सारूपा है, बस बात इतना है, उतना है। अब निगीर्ण वाला भी आपको आगे उदाहरण मिलेगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा, हम घटा लेंगे अभी, चिंता मत करिए कोई भी। बस जितना समझ में आ रहा है उतना समझते जाइए, बाकी आगे घटता चला जाएगा, सब देखना अपने आप से, ठीक है ना? जी भैया। घबराना नहीं है बस।
छोड़ के मैदान छोड़ के भागोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे क्या है, कह रहे रूढ़ लक्षण लक्षणा सारूपा। अब रूढ़ी के उधर आगे लक्षण लक्षणा में आ गए, ठीक है। अभी तक आपने उपादान देख रहे थे, रूढ़ी उपादान लक्षणा है ना सारूपा, और फिर प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारूपा। अब आप क्या देख रहे हैं, रूढ़ी लक्षण लक्षणा सारूपा, ठीक है ना। जी भैया। जी चलिए तो उदाहरण क्या देना है, कलिंग। अभी खाली यदि रूढ़ी लक्षण लक्षणा का उदाहरण पूछा जाए तो आपसे आप क्या बताएंगे बच्चों? कलिंग साहसिका, ऐसा ही सब उदाहरण होगा ना आपका जी है। अब यहाँ उन्होंने उदाहरण बदल दिया थोड़ा सा, कलिंगा पुरुषा युध्यते। क्या उदाहरण बदल दिया उन्होंने, कलिंगा पुरुषा युध्यते। चलिए देखते हैं। अत्र कलिंग पुरुषयोः, क्योंकि आपका लक्षण क्या है सारूपा का, कि सारूपा में आपका जो विषय है और विषयी है, उन दोनों में क्या होती है पंडित जी? विषय विषयी में तादात्म्य प्रतीति होती है, और विषय कैसा होता है आपका? निगीर्ण नहीं होता, अनिगीर्ण होता है आपका विषय। जी विषय कैसा होता है? अनिगीर्ण होता है ना। तब देखिए अभी वो कैसे है, रूढ़ी कैसे है, तो कलिंग शब्द किस में रूढ़ है? कलिंग देश विशेष, देश विशेष का वाचक था, लेकिन वो रूढ़ किस में हो गया? पुरुष विशेष में। अरे पर कलिंग कोई देश उठ के तो युद्ध करने नहीं लगे ना, कि भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हैं बोले आज का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, तो भारत पाकिस्तान क्या भारत उठ के गया बैटिंग करने और पाकिस्तान उठ के बैटिंग बॉलिंग करने गया था क्या? अभी तो भारत के 11 प्लेयर और पाकिस्तान के 11 प्लेयर आपस में खेल रहे थे। अर्थात वहां लक्षणा करते हैं हम लोग। कौन सी लक्षणा होती है वहां पे? ये रूढ़ी लक्षणा होती है ना, रूढ़ी लक्षणा होती है ना। तो भैया कलिंग शब्द क्या है? रूढ़ है। किसमें? वहां रहने वाले देश विशेष के जो पुरुष विशेष हैं उनमें, है ना, वहां रहने वाले पुरुष विशेषों में। यही तो बात है ना पंडित जी, बोलो हाँ की ना। जी भैया। जी भैया। तभी कलिंग पद क्या करता है? अपने देश विशेष का त्याग करके किसमें लक्षणा करा देता है पंडित जी? अपने मुख्य अर्थ का त्याग करके, अरे देश विशेष पुरुष विशेष में लक्षणा करा देता है ना, देश विशेष अर्थ का त्याग करके। जी भैया, पुरुष में। अब उस और दोनों में क्या है पंडित जी, कलिंग और पुरुष में तादाद में है कि नहीं? तादाद में है। अरे दोनों में तादाद में है कि नहीं है? जी है भैया। बोलो जी अरे अभेद है कि नहीं दोनों का? अरे जो कलिंग वाची कलिंग देश में रहने वाला वही तो पुरुष है, ऐसा तो नहीं अलग है, वो पुरुष अलग है और कलिंग देश अलग है। उसी देश के साथ उसका संबंध तादाद में है ना। हमारे इस भारत से संबंध के साथ तादाद में संबंध है कि नहीं? मेरी जन्मभूमि से संबंध के साथ तादाद में है कि नहीं? वही कह रहे अत्र, और दोनों का आधार आधेय भाव है। कह रहे कलिंग पुरुष यो आधार आधेय भाव संबंध है ना, अर्थात तादात्म्य प्रतीति से, और दोनों का संबंध कैसा है? आधार आधेय भाव संबंध है। ठीक है। हाँ अब प्रयोजन में बता रहे तो कह रहे आयुर्घृतम। क्या बताया? आयुर्घृतम। अब घृत क्या है? आयु का प्रयोजन है ना, आयु के प्रति कारण है ना। अरे आयु क्या है? घी है। आयुर्घृतम मतलब आयु क्या है? घी है। घी आयु के प्रति क्या है? आयु में वृद्धि करने वाला, आयु के प्रति कारण है। कहने अत्र आयुष कारणम घृतम। तो दोनों में कैसा संबंध है? कार्य कारण भाव संबंध है ना। तो कार्य कारण भाव संबंध संबंधीय आयु तादात्म्य न प्रतीयते। तो आयु की कैसे प्रतीति होती है? उसे तादात्म्य प्रतीति होती है कि नहीं होती है? बताओ। कार्य कारण भाव संबंध से संबंधी जो आयु है उसके साथ अभेद प्रतीति होती कि नहीं होती है? जो आयु है वही घी है, आयु का कारण ही घी है, होती है ना तादात्म्य प्रतीति। जी सर। क्यों जी? बताओ। जी महोदय। अत्र वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण आयुष्करत्वं प्रयोजनम। बोले इसका प्रयोजन क्या है? आपने प्रयोजनवती लक्षणा बताया ना, इसका प्रयोजन क्या है? आयुर्घृतम में प्रयोजन क्या है? जैसे आपने ऊपर पढ़ा था अभी कुंता प्रविशंति में प्रयोजन क्या था? अतिघनत्व प्रयोजन था। ऐसी आयुर्घृतम में प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं अत्र, क्योंकि ये क्या है, घृत को आयु बताया। अब उसके अतिरिक्त अन्न इत्यादि भी तो खाता है व्यक्ति, अन्न खाता है, दुग्ध पान करता है, सारी चीजें खाता है ना, बहुत सारे औषध इत्यादि लेता है, बहुत सारी चीजें खाते हैं ना हम लोग, फल खाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें खाते हैं, नहीं खाते हैं? बोले उनसे ये घृत क्या करता है? बोले अन्य जो आपके जो भी अन्य प्रकार के भक्ष्य वस्तु हैं,
उनसे विलक्षण्येन अव्यभिचारेण, उनसे विलक्षण तरीके से, वो भी आपकी उसको बढ़ाते हैं लेकिन अन्न आदि से अतिरिक्त विलक्षणता से, और कैसे बोले, अव्यभिचारेण, अव्यभिचार से, आयुष करत्व प्रयोजन, आयु को बढ़ाना, आयु को करना इसका प्रयोजन है। अर्थात आयु को वो भी बढ़ाते हैं लेकिन उनसे थोड़ा सा विलक्षण तरीके से ये बढ़ाता है। बात समझ में आ गई? यही इसका प्रयोजन है। ठीक है, चलिए। यथा वा अथवा, ऐसा कह सकते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, अथवा राजकीय पुरुषे गच्छति राजासौ गच्छति इति, राजकीय पुरुष जाता है तो हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, राजा से संबंधित कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, अरे राजासौ गच्छति, ये राजा जाता है, ये राजा जाता है, ऐसा प्रयोग करते हैं ना। यहाँ देखो संबंध क्या है, स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध है ना। अथवा अथवा अग्रमात्रे अवयव भागे हस्तो अयम, अब किसी उंगली में चोट लग जाए, हाथ की में, नख इत्यादि में थोड़ा सा दब हो जाए किसी चीज से, तो आप क्या व्यवहार करते हैं, बोले मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, है, बोले हम वस्त्र प्रक्षालन नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में चोट लगी। यदि भी चोट कहाँ लगी, आपकी उंगली में, आप व्यवहार क्या करते हैं उससे, दोनों का संबंध क्यों करते हैं आप हस्त व्यवहार, कि हाथ में चोट लगी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जबकि चोट उंगली में लगी है, हाथ का व्यवहार क्यों करते हैं, कि दोनों का संबंध क्या है, अवयव अवयव, अवयव अवयवी, है ना, यही संबंध है, और दोनों में तादात्म्य प्रतीति होती है, नहीं होती है, क्यों जी, होती है सर, वही कह रहे हैं, अत्र अवयव अवयवी भाव लक्षण संबंध, है ना। उसी प्रकार से ब्राह्मणे अपि तक्षः असौ, कोई तक्षक है ना, किसी काष्ठ का कार्य करने वाला तक्षक है, यदि वह ब्राह्मण है, यद्यपि वह ब्राह्मण है जात्या, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, कोई भी है जात्या, लेकिन हम उससे क्या व्यवहार करते हैं, तो कि यह तक्ष है, यानी कारपेंटर, हमें उससे मतलब नहीं है ना, तो उसमें भी हम क्या है, उसमें भी तादात्म्य प्रतीति कराते हैं, तात्पर्य लक्षणात्, तात्पर्य लक्षण भाव संबंध है ना दोनों में, बहुत सा कर्म है, कर्म के कारण दोनों में संबंध बन रहा है, तक्ष और ब्राह्मण में, तो तात्पर्य लक्षण संबंधात उसमें तादात्म्य प्रतीति करते हैं, हम नहीं करते हैं, ये बता रहे हैं, देखिए तात्पर्य लक्षण है, इंद्रार्थसु स्थाणु अमी इंद्राः, कोई स्थाणु यानी स्तंभ इंद्र के निमित्त बनाया गया यज्ञशाला में, है ना, तो हम क्या व्यवहार करते हैं, उस स्थाणु में, उस यूप में, उस खंबे में क्या व्यवहार करते हैं कि यह इंद्र है, अमी इंद्राः है, यद्यपि वह उसके निमित्त बनाया गया, तादर्थ्य बनाया गया, तो तादर्थ्य लक्षणात्, यहाँ संबंध क्या है, इंद्र का स्थाणु से कौन संबंध है, इंद्रार्थासु स्थाणु में तादर्थ्य संबंध है ना, क्यों जी, जी सर, है ना, दोनों में क्या संबंध है, तादर्थ्य संबंध है, ठीक है ना। एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार से अन्यत्र भी आपको तत्त संबंधों के द्वारा तादात्म्य प्रतीति जाननी चाहिए, ठीक है ना, बात क्लियर आ गई, ठीक है जी, अरे बात समझ में आ गई सबको, निगीर्णस्य पुनः विषयस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत साध्यवसाना, हम साध्यवसाना के विषय में बताने जा रहे हैं। यहाँ तक आपने जो पढ़ा, अभी तक जितने उदाहरण आपने पढ़े वो सब किसके थे पंडित जी, सारे उदाहरण किसके, सारोपा के, ठीक है, कहीं कहीं किसी संबंध से, जैसे अमी इंद्रा में लक्षणा हुई थी, अरे कोई स्तंभ है, जैसे मान लो ये स्तंभ है, अब इस स्तंभ में आपने इंद्र का आवाहन किया, इंद्र के निमित्त यह स्तंभ है, तो आप क्या व्यवहार करते हैं उससे, बोले यह इंद्र है ना, यह इंद्र है, यद्यपि लक्षणा के द्वारा ही तो व्यवहार कर रहे हैं, यद्यपि वो इंद्र नहीं है, तदपि उसमें क्या व्यवहार कर रहे हैं आप, इंद्र का व्यवहार कर रहे हैं, किस कारण से, तादर्थ्य लक्षण, कौन लक्षण है, तादर्थ्य लक्षण है ना, तादर्थ्य लक्षण संबंध के द्वारा। ब्राह्मण में तक्ष का व्यवहार किस कारण से कर रहे हैं आप, तात्पर्य लक्षण के द्वारा, यही याद रखना है आपको, यही प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, यही प्रश्न बनेगा, ठीक है पंडित जी, जी सर, चलिए अब जहां वही बात आ गई आपकी, जहां विषय के द्वारा, कैसे विषय के द्वारा, बोले निकीर्णस्य विषयस्य, निकीर्ण विषय के द्वारा विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति की जाए, वो क्या है, साध्यवसाना है, ठीक है ना।
जी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई पंडित जी? बोले इसके उदाहरण कौन से होंगे? आपने उसके तो 4 उदाहरण अलग अलग बता दिए, और उसके 4 उदाहरण बताए ना आपको, कौन से 4 उदाहरण बताए? अश्व सेतु सबसे पहला धावती सारूपा का अश्वा हो गया। श्वेता धावती। एते जहाँ पे देखिए अश्व और श्वेत दोनों अलग थे, एते कुंता प्रविशंति, यहाँ कुंत और पुरुष दोनों अलग अलग थे। ठीक है। तीसरा उदाहरण आया कलिंगा पुरुषा युध्यते, कलिंग और पुरुष दोनों अलग अलग थे। आयु और घृतम, आयु और घृत दोनों अलग अलग थे। ठीक है। तो यहाँ ये तो आपको समझ में आ गया सारूपा के उदाहरण है, जहाँ विषय विषय अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब कह रहे हैं इसके उदाहरण क्या होंगे तब साध्यवसाना के? तो कह रहे हैं अस्याह चतुर्षु भेदेषु पूर्व उदाहरणानि एव। इसके 4 भेदों में जो पूर्व के उदाहरण है वही परिगणित होंगे। कौन पूर्व के उदाहरण? ये बात रूढ़ी उपादान, सेतु धावती, लक्षणा साध्यवसाना का श्वेता धावती हो जाएगा। वहां श्वेता अश्वः था, याद रखिएगा, वहां श्वेता अश्वः था। यहाँ आपका जो अश्वरूपी विषय है वो क्या कर लिया गया है पंडित जी? निगीर्ण कर अत्र लिया गया। आरोप विषय निगरणात्, श्वेत के द्वारा उसको निगीर्ण कर लिया गया है। ठीक है ना, इसीलिए साध्यवसाना बनी। वहां विषय निगीर्ण नहीं है, अनिगीर्ण है, इसीलिए वहां पे सारोपा बनी। ठीक है। प्रयोजनवती का उदाहरण दे रहे हैं, कुंताः प्रविशन्ति। वहां क्या था? एते कुंताः प्रविशन्ति। तो आपका जो एते अर्थात जो पुरुष को द्योतित करने वाला एते शब्द था वो विषय था आपका, उसको यहाँ क्या कर लिया गया है? कुंत के द्वारा, विषयी के द्वारा निगीर्ण कर लिया। ठीक है। उसी प्रकार से कलिंगः पुरुषः साहसिकः। ठीक है। तो कलिंगः पुरुषः, यहाँ पुरुष शब्द क्या कर लिया गया पंडित जी? पुरुष रूपी विषय आपका कलिंग शब्द विषयी के द्वारा निगीर्ण कर लिया। ठीक है। उसी प्रकार से प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना। गंगायाम घोषः में गंगा में जो गंगा के बाद जो तट आपका विषय है वो तट विषय क्या कर लिया गया पंडित जी? विषयी गंगा के द्वारा निगीर्ण कर लिया गया महोदय। तो 4 प्रकार की आपकी ये और 4 प्रकार की वो, कितने प्रकार हो गए इस प्रकार से? तदेवम 8 प्रकार हो गए। 8 प्रकार लक्षण। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सबको पंडित जी? जी भैया। सादृश्येतर संबंधा शुद्धाता सकलापि सादृश्यात्मता गौणी तेन षोडश भेदिता। अब 2 भेद और कर रहे हैं इसके, गौणी और शुद्धा। ठीक है। यहाँ जाके आते हैं, यहाँ शुद्धा गौणी वहां पहले आ जाते हैं, बस यही अंतर है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। अब 2 संबंध आपके इन्होंने किए, हालांकि संबंध बहुत सारे होते हैं लेकिन उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक संबंध बनाया उन्होंने सादृश्य संबंध, कौन सा? सादृश्य संबंध। और दूसरा संबंध बना दिया सादृश्य से अतिरिक्त जो भी संबंध है संसार के, वो सब किस में आ जाएंगे? सादृश्य इतर संबंध में। बात समझ में आ गई पंडित जी? सादृश्य इतर संबंध में। ठीक है। तो सादृश्य इतर संबंधाः शुद्धाः सकलापि, सकलाः सादृश्येतर संबंधाः शुद्धाः। ठीक है। सादृश्य से अतिरिक्त जितने भी, कौन से? बोले स्वस्वामी भाव, अंगांगी भाव, जितने भी हैं आपके, कोई भी संबंध जो आपके दिमाग में आता हो। ठीक है। अवयव अवयवी, कोई भी संबंध मतलब आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब क्या है आपके? सादृश्य से इतर संबंध है। सादृश्य। ठीक है। ठीक है ना, कार्य कारण भाव जो भी संबंध है आपके, वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब किसके भेद बन जाएंगे? सादृश्य से इतर संबंध होंगे सारे, और किसके भेद बनेंगे? वो किसके अंतर्गत आएंगे? शुद्धा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे पंडित? शुद्धा के। ठीक है। और सादृश्यात्मता गौणी है ना, और सादृश्य संबंध, सादृश्यादि संबंध किसके अंतर्गत आएंगे पंडित जी? गौणी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 2 भेद और होने के कारण 8 के 2 भेद होंगे, तो कितने प्रकार की होगी पंडित? ये 8 दूनी 16। ठीक है। वही कह रहे हैं, ताहा पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणा सादृश्येतर संबंधा कार्य कारण भावादयः अत्र शुद्धानां पूर्वोक्ता उदाहरणानि एव। अभी कह रहे हैं कि जो सादृश्येतर संबंध है वो किसके कार्य कारण भाव आदि?
वो किस में जाएंगे? वो शुद्धा में जाएंगे या गौणी में जाएंगे? किस में जाएंगे वो? हैं? सादृश्य अब देखो सारे के सारे संबंध आपके जितने 8 है ना, 8 जो उदाहरण है सारे के सारे आपके सादृश्य से इतर संबंध है। आप देख लेना सारे के सारे संबंध कैसे हैं आपके सारे सादृश्येतर संबंधा कार्य कारण भावादया अत्र शुद्धा नाम पूर्वोदाहरणानि एव। पूर्वोदाहरण है सारे। ठीक है। अब किसके बताएंगे? तो 8 तो आपके हो ही गए शुद्धा के, जो पूर्व वाले उदाहरण है वो 8 आपके किसके हो गए? शुद्धा के हो गए। अब रूढ़ उदाहरण उपादान लक्षणा सारूपा गौणी एतानी, अब बता रहे हैं उसके उदाहरण, गौणी के उदाहरण बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? एतानी तैलानी हेमंते सुखानी, एतानी तैलानी हेमंते सुखानी। क्या उदाहरण दिया पंडित जी? एतानि सुखानि तैले, है एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। हाँ। अब देखिए तैल किसको कहा जाता है ये बताइए मुझे, तैल का मतलब क्या है? तैल का यदि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ आप लेते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा आपको? बताओ। चिकनता स्नेह रूप, हैं? चिकनता हो या स्नेह जिसको कहते हैं। जिसमें चिकनता हो वो तैल है। तिल अवयव तेल नहीं होता है। अपना नहीं होगा। तिलाना विकारः, अरे तस्य विकारः से सूत्र नहीं है आपके यहाँ? तस्य विकारः, तस्य विकारः से अण प्रत्यय करोगे तो तिलस्य विकारः क्या कहलाएगा? तिल का विकार क्या कहलाएगा? तैल। तैल जो है तिल का विकार है। ठीक है, तिल के विकार को ही तैल कहा जाता है वास्तव में। लेकिन अभी हम लोग क्या मूंगफली के उसको भी चिक्कणता को भी तैल कहते हैं, सरसों के चिक्कणता को भी तैल कहते हैं, सबको तैल ही कहते हैं, है ना। सोयाबीन के चिक्कणता को भी तैल कहते हैं, सबके तैल ही निकलता है हमारे यहाँ। तो सोयाबीन की चिक्कणता को भी तैल कहते हैं, नहीं कहते हैं? बताओ हैं? तो ये किस कारण से कह रहे हैं आप? कौन संबंध बनाया आपने? सादृश्य संबंध है ना। अरे तत्सदृश है ना वो। अरे जैसी चिक्कणता तिल के विकार रूपी तैल में रहती है वैसी इन सब में रहती है चिक्कणता। तो सादृश्य संबंध के कारण इनको भी हम क्या कहने लगे? उसके सदृश दिखने के कारण इनको भी क्या कहा जाने लगा पंडित जी? बोलो। तैल। तो सादृश्य संबंध हो गया ना। अतः किसका भेद हो गया? ये गौणी का, है ना। क्योंकि सादृश्य से इतर जो संबंध है वो शुद्धा के भेद होते हैं, बाकी सब किसके भेद होते हैं? गौणी। वही कह रहे हैं। एतानी तैलानी हेमंते सुखानी, अत्र तैल शब्द तिल भव स्नेह रूपम, तिल से होने वाले स्नेह स्वरूप मुख्य अर्थ का बोधक है। अरे मुख्य अर्थ क्या है तैल का? तिल से होने वाला स्नेह स्वरूप तैल कहलाता है, ये मुख्य अर्थ है ना। लेकिन अभी उसके सदृश दिखने वाले जितने भी सरसप आदि हैं, सरसप आदि के स्नेहों में भी हम लोग तैल का व्यवहार करते हैं। तो किसके कारण करते हैं? सादृश्य लक्षणा के कारण। वो सादृश्य लक्षणा का नाम क्या है? कौन है वो सादृश्य लक्षणा? सादृश्य संबंध वाली लक्षणा कौन है? उसको बतलाने वाली, सादृश्य संबंध को बतलाने वाली लक्षणा कौन है? उस गौणी के कारण ही हम यहाँ पे हम में तैल का व्यवहार करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अभी रूढ़ी का उदाहरण देखा आपने, क्योंकि तैल भैया रूढ़ शब्द है। अरे तैल रूढ़ है ना, उसी में अब प्रयोजन का देखिए। राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु एते राजकुमाराः गच्छन्ति। राजकुमार जा रहे हैं अथवा उनके सदृश कोई उनका मित्र या किसी मंत्री का पुत्र इत्यादि जा रहे हैं, तुम लोग क्या व्यवहार करते हैं? एते राजकुमाराः गच्छन्ति, ये राजकुमार जा रहे हैं, ऐसा व्यवहार किया जाता है? नहीं किया जाता है? अर्थात उसको क्या द्योतित करना चाह रहा है वह व्यक्ति कि जिस प्रकार से आप राजकुमारों का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से उनके सदृश व्यक्ति जो जा रहा है उसका भी, मंत्री पुत्र इत्यादि का भी सम्मान करना है? उनका भी आदर करना है, नहीं है? बताओ क्यों जी? जी सर। है तो उनका सम्मान करना, यही निर्देश करना सम्मान का, यही क्या प्रयोजन है आपका? एक इसका उदाहरण हो गया। सादृश्य बताया जा रहा है ना दोनों में, कि जिस प्रकार राजकुमार सम्माननीय है उसी प्रकार से राजकुमार के सदृश जाने वाला व्यक्ति भी सम्माननीय है। तो दोनों में सादृश्य है कि नहीं? सादृश्य संबंध है कि दोनों में?
इसका उदाहरण बन जाएगा गौड़ी का। प्रयोजन क्या है? बोले उन दोनों का सम्मान। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? और निर्देश करना ही प्रयोजन है उनके सम्मान का। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी महोदय। अब बता रहे रूढ़ि उपादान लक्षण साध्यवसाना गौणी का उदाहरण। ठीक है ना, अभी तक किसके उदाहरण थे? दोनों दोनों सारूप आके थे आपको। एते राजकुमार, देखो भाई सुन लो पहले, गौणी को तो थे ही, मैं सारूप और साध्यवसाना में बात कर रहा हूँ बेटा। तो आपने क्या देखा अभी दोनों में? देखो विषय विषयी आपको अलग अलग, एते राजकुमारा है और एतानी तैलानी, दोनों में आपको विषय विषयी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? विषय विषयी का क्या हो जाएगा पंडित जी? विषय कैसा हो जाएगा आपका? निकीर्ण हो जाएगा। तो किसके उदाहरण बन जाएंगे? साध्यवसान। बात समझ में आ गई? तो किसके उदाहरण बन जाएंगे? अरे बोलो महाराज। रूढ़ि उपादान साध्यवसान। साध्यवसाना। तो देखो साध्यवसाना का उदाहरण क्या बता रहे हैं? अगर रूढ़ि उपादान साध्यवसाना यथा तैलानी हे मनते सुखानी, एते शब्द चला गया। देखो यहाँ पे एते शब्द जो आपका विशेष वो था, विषय चला गया ना, विषय गायब हो गया ना, निगरण हो गया कि नहीं हो गया विषय? बोलो जी बोलो बेटा। हो गया महोदय। जी सर। रूढ़ शब्द है ये, उपादान आपने किया है। ठीक है, साध्य बसाना आपको जानना था, वो आपने जान लिया। गौणी क्यों है ये भी आप जानते ही हैं, सादृश्य संबंध बतलाने के कारण गौणी है ना? ठीक है, प्रयोजनवती का उदाहरण दे रहे हैं, समझ आ रहा है बच्चों? प्रयोजनवती उपादान लक्षण साध्यवसाना का उदाहरण क्या बोले? राजकुमार आगच्छन्ति। तो देखो यहाँ देखो, ये जो विषय था आपका वो निकीर्ण कर लिया गया ना। जी सर। राजकुमार आगच्छन्ति। ठीक है, ठीक है बच्चों जी। अब आया आपका रूढ़ लक्षण लक्षणा सारोपा गौणी। रूढ़ी लक्षण लक्षणा सारोपा गौणी। तो कह राजा गौडेन्द्र कंटकम शोधयति। अब यहाँ रूढ़ क्या है? रूढ़ क्या है? सारूपा क्यों कहा? क्योंकि विषय और विषयी दोनों अलग अलग है। राजा गौडेन्द्र है, राजा गौडेन्द्र, विषय विषयी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? गौडेन्द्र स्पष्ट निर्देश विषय का किया गया, तो ये तो आपको पता पड़ गया कि सारूपा है। यहाँ विषय विषयी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, विषय का निकीर्ण नहीं हुआ यहाँ पे, अनिकीर्ण विषय है ना? क्यों जी? जी सर। है। और लक्षण लक्षणा क्यों है? क्योंकि लक्षण लक्षणा क्या करती है? अर्पणम सस्य वाक्यार्थ है, अपने वास्तविक अर्थ का समर्पण कर देती। तो कंटक का वास्तविक अर्थ क्या है? कांटा है, उसका अपने अपना अर्थ समर्पण करके क्या कर दिया उसने? एक भिन्न अर्थ की प्रतीति कराई। भिन्न अर्थ मतलब कंटक शब्द का दूसरा अर्थ क्या बना दिया उसने? कि वो लोगों के जो दुख हैं, दारिद्र्य हैं, उनको दूर करता है राजा, है? लोगों के जो दुख दारिद्र्य हैं उनको दूर कर रहा है। तो कंटक शब्द यहाँ भिन्न अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं। लक्षण लक्षणा भी समझ में आ गई, सारूपा समझ में आई, लक्षण लक्षणा समझ में आई। गौणी क्यों है ये भी समझ लो। गौणी क्यों है बताओ? अरे तादाद में प्रतीति हो रही है दोनों में कि नहीं? राजा और गौणेन्द्र में, जो राजा है वही गौणेन्द्र है, तादाद में प्रतीति, गौणी हो गई। अब बोले रूढ़ी क्यों है? रूढ़ी का कारण बताओ। अच्छा बोलो। जो कंटक शब्द है वो महोदय वो देशवाची है ना, तो उसमें रूढ़ हो गया था। जो कंटक है ये तो देशवाची था महोदय ना, रूढ़ था तो उसमें भी। हाँ समझ में आ गई बात? ठीक है, और उस कंटक शब्द का किसके साथ में आपके उसके साथ संबंध है? जैसे कंटक दुख देता है वैसे ही लोगों को दुख दारिद्र्य ये हो रहे हैं ना, उनको वो कर रहा है वह। तो सादृश्य संबंध समझ में आ रहा है ना? तो गौणी हो गई इस कारण से, दोनों में सादृश्य है नहीं है? बताओ। महोदय समानता है। बोलो। है सर। है हाँ है तो सर। पूरा समझ में आ गया? वाक्य पूरा कट गया एकदम। कैसे रूढ़ी लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी है? प्रयोजनवती बता रहे हैं। देखिए प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी। तो गौरवाही का
क्या बनाया पंडित जी? गौरवाहिका है ना। हाँ, बोले गौरवाहिका अर्थात वो वाहिक देश विशेष है ना। जो वाहिक देश विशेष का जो पुरुष, उस वाहिक देश विशेष का जो पुरुष है वो कैसा है? वाहिक देश में रहने वाला पुरुष विशेष कैसा है? बैल है बहुत ही सही। ना। गौ है, बैल है। तो गौ और वाहिक में क्या है? गौ और वाहिक में क्या है? भेद है या अभेद है? बताओ क्या प्रतीति हो रही है आपको? अभेद। बोलो। अभेद प्रतीति हो रही है ना। तो बोलो महाराज जल्दी फटाफट से। जी जी अभेदत जी प्रति सर। अभेद प्रतीति हो रही है हैं? और देखिए गौ शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? बैल। उसका बात करके वो क्या बताना चाह रहा है उसमें? बोले जिस प्रकार से उसमें जड़ता मूर्खता रहती है वैसे ही इसमें उस व्यक्ति में भी क्या है? जड़ता और मूर्खता है। उसने अपने अर्थ का समर्पण करके अन्य अर्थ की प्रतीति कराई तो लक्षण लक्षणा भी ज्ञान हो गया आपको। और गौ और वाहिक दोनों पृथक प्रतीति हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये सारोपा है। विषय विषयी दोनों है, विषय का निकीर्ण नहीं किया गया विषय के द्वारा, अनिकीर्ण विषय है। ठीक है? और बोले जैसे गौ में जाड्यत्व मानद्यत्व रहता है वैसे वाहिक में है, तो दोनों में सादृश्य प्रतीति हो रही है ना। तो गौणी है कि नहीं? गौणी है कि नहीं? जी सर। घट गया ना। अब प्रयोजन क्या है इसका? प्रयोजनवती कैसे है? बोले उसमें जाड्यत्व मानद्यत्व को बतलाना, उसका बोध कराना, अतिशय बोध कराना, यही क्या है? उसका प्रयोजन है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। अब कह रहे हैं रूढ़ी लक्षण लक्षणा साध्यवसाना गौणी। रूढ़ी लक्षण लक्षणा साध्यवसाना गौणी। यथा जैसे राजा कंटकम शोधयति। अब देखिए, अब ये रूढ़ी वो कैसे हो गई? देखिए अभी सारोपा देख रहे थे, अब साध्यवसाना बस बदला कितना, सारोपा साध्यवसाना में थोड़ा सा भेद हो गया। अर्थात क्या हो गया? आपका जो विषय था वो निकीर्ण हो गया है। गौणेन्द्र चला गया ना, गौणेन्द्र चला गया ना आपका जो विषय था। जी सर। हाँ। साध्यवसाना हो गई। पहचान पाओगे ना? राजा कंटकम शोधयति में कौन सी लक्षण लक्षणा है? कौन सी लक्षणा है? पहचान लोगे ना? रूढ़। अरे विषय नहीं दिखाई दे रहा तो सारो साध्यवसाना है। विषय दिखाई दे तो आपकी सारोपा है। गौणी क्यों है? ये तो सब बात पूर्व की जानी चुके आप। ऐसे ही गौ जलपति, यहाँ देखो आपको विषय दिखाई दे रहा है क्या? अरे वाहिक सब विषय है क्या? गायब हो गया वाहिक जी, निकीर्ण कर लिया उसका, निकीर्ण हो गया वह। तो कौन सी है? प्रयोजनवती। बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब इसके भेद को आपको याद रखने के लिए करना है कि आपने